नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं मध्यम अंग्रेजी साहित्य की दुनिया में। मतलब गद्य और पद्य दोनों का विकास कैसे हुआ। हमारे पास इस विषय पर कुछ अकादमिक लेखों के अंश हैं और हमारा आज का मिशन है ये समझना कि भाई 1066 में नॉर्मन विजय के बाद अंग्रेजी साहित्य की कहानी कैसे बदली। वो साल हाँ एक बड़ा मोड़ तो था, लेकिन हम देखेंगे कि तस्वीर उससे कई ज्यादा पेचीदा है। बिल्कुल। और ये दौर इसलिए खास है क्योंकि ये आप कह सकते हैं भाषाओं और संस्कृतियों के मिलने का, टकराने का समय था। यहीं पर उस अंग्रेजी की नींव पड़ी जिसे हम आज बोलते हैं। और समझने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ बड़े बदलाव आ रहे थे, वहीं पुरानी जो एंग्लो सैक्सन परंपराएं थीं, वो भी एक तरह से जारी रहीं। नॉर्मन विजय ने इंग्लैंड को महाद्वीपीय यूरोप से जोड़ा, एक नया रिश्ता बनाया जिसने साहित्य पर बहुत गहरा असर डाला। तो चलिए एक सीधे मुद्दे पर आते हैं। नॉर्मन विजय का भाषा पर जो फौरी असर था वो क्या था? क्या अंग्रेजी एकदम से खत्म हो गई? नहीं, खत्म तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, हाशिए पर जरूर चली गई। जैसे कि हमारे स्रोत बताते हैं, फ्रांसीसी भाषा सत्ता की भाषा बन गई, मतलब शासक वर्ग की। अंग्रेजी जो उस वक्त पुरानी एंग्लो सैक्सों से मध्य अंग्रेजी में बदल रही थी, वो आम लोगों की बोली बनकर रह गई। और शुरुआत में इसका काफी विरोध भी हुआ। तो मतलब ऊपर के तबके में फ्रेंच और नीचे आम लोगों में अंग्रेजी, ये स्थिति कब तक चली? हाँ, ये काफी समय तक रही। नतीजा ये हुआ कि जो उच्च वर्ग थे, उनमें एंग्लो फ्रेंच बाइलिंगुअलिज्म, मतलब द्विभाषावाद, वो पनपा। लोग जरूरत के हिसाब से दोनों भाषाएं इस्तेमाल करते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है, और ये जरूरी है, कि वक्त के साथ अंग्रेजी ने ना सिर्फ अपनी जगह बनाए रखी, बल्कि धीरे धीरे फ्रांसीसी पर हावी भी हो गई। और ये भी याद रखना जरूरी है कि अंग्रेजी ने अपनी एंग्लो सैक्सन जड़ें पूरी तरह नहीं छोड़ी। हाँ, व्याकरण में बदलाव आए, वो तो साफ है, लेकिन भाषा का जो मूल ढांचा था वो बना रहा। बल्कि फ्रांसीसी से हजारों नए शब्द लेकर अंग्रेजी और भी कह सकते हैं समृद्ध हो गई। अच्छा, तो भाषा तो बची रही और बदली भी। कविता का क्या हुआ? मैंने सुना है कि फ्रांसीसी असर से तुकबंदी वाली कविता वो ज्यादा चलने लगी, पुरानी अंग्रेजी की जो अनुप्रास वाली शैली थी उसकी जगह। हाँ, ये बात सही है कि फ्रांसीसी शैली की तुकबंदी लोकप्रिय हुई, खासकर दरबारों में। लेकिन जो पुरानी एंग्लो सैक्सन अनुप्रास शैली थी, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। बल्कि यहाँ एक बहुत ही रोचक मोड़ आता है 14वीं सदी में, जिसे हम ऑलिटरेटिव रिवाइवल कहते हैं, वो हुआ। ऑलिटरेटिव रिवाइवल मतलब पुरानी शैली की वापसी। ये कैसे हुआ? बिल्कुल। खासकर इंग्लैंड के उत्तर और पश्चिमी इलाकों में कवियों ने जानबूझकर पुरानी अनुप्रास शैली को अपनाया और उसमें बहुत शानदार रचनाएं की। ये दिखाता है कि एंग्लो सैक्सन साहित्यिक जड़ें कितनी मजबूत थीं। और सिर्फ कविता ही नहीं, पुरानी एंग्लो सैक्सन गद्य लिखने की परंपरा भी, खासकर धार्मिक उपदेशों और लेखों में, वो भी जीवित रही। तो ऐसा लगता है कि फ्रांसीसी प्रभाव था तो जरूर, लेकिन शायद उतना भी नहीं जितना कभी-कभी मान लिया जाता है। क्या ये कहना ठीक होगा कि अंग्रेजी ने मतलब चुपचाप अपनी जमीन नहीं छोड़ी? हाँ, ये बिल्कुल सही नजरिया है। आजकल के विद्वान मानते हैं कि शायद फ्रांसीसी भाषा सभी उच्च वर्गों की रोजमर्रा की भाषा 2 सदियों से ज्यादा तक नहीं रही होगी। ऐसे सबूत मिलते हैं कि अभिजात वर्ग में भी बहुत से लोग अंग्रेजी जानते थे, इस्तेमाल करते थे। हाँ, ये जरूर है कि जो शाही दरबार था या बड़े सामंत थे, उनका पैसा ज्यादातर फ्रांसीसी और लैटिन साहित्य पर लगता था। लेकिन अंग्रेजी फिर भी पनपती रही, खासकर आम लोगों को नैतिक या धार्मिक शिक्षा देने वाले लेखन में। उसको संरक्षण कह लीजिए कम मिला हो, लेकिन उसकी जरूरत बनी रही। यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। अगर अंग्रेजी गद्य और ये अनुप्रास कविता किसी न किसी तरह चल रही थी, तो जो पुरानी एंग्लो सैक्सन वीर कविता थी, जैसे बियोवुल्फ वाली परंपरा, वो क्यों फीकी पड़ गई? उसका क्या हुआ? हाँ, इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। और ये सिर्फ भाषा का मामला नहीं है, ये संस्कृति का है। देखिए, नॉर्मन विजय ने इंग्लैंड को एक पूरी तरह बदले हुए यूरोप से जोड़ दिया। ये यूरोप अब ईसाई बन चुका था और यहाँ सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म और दरबारी शिष्टाचार यानी कोर्टली मैनर्स जैसे नए सामाजिक रिवाज थे। तो जो पुराने वीर युग के आदर्श थे, जैसे कबीले के प्रति वफादारी, युद्ध में बहादुरी, वो अब उतने मायने नहीं रखते थे। उनकी जगह नए आदर्शों और नई कहानियों ने ले ली, जिन पर महाद्वीपीय साहित्य का, खासकर फ्रांस की वीर गाथाओं यानी शॉन्सों दे जेस्ट का असर था। धीरे धीरे पुरानी वीर कविताओं की जगह रोमांस कथाओं ने ले ली, जिनमें व्यक्तिगत भावनाओं, प्रेम और रोमांच पर ज्यादा जोर था। अच्छा, तो मतलब समाज बदला, कहानियों के हीरो बदले
और सुनने वालों की पसंद भी बदल गई। और इसी माहौल में फिर अंग्रेजी भाषा ने अपनी वापसी कैसे की? ये हाशिए से मुख्य धारा में कैसे आई? यह एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। जैसे जैसे अंग्रेजी बोलने वाले लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत होते गए, उनकी भाषा का सम्मान भी बढ़ा। भाषा खुद भी विकसित हुई, उसमें ज्यादा परिष्कार आया, ज्यादा बारीकी आई। और फिर आते हैं जॉफ्री चौसर। चौसर, हाँ, अंग्रेजी साहित्य का बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल। चौसर का उदय उसी समय हुआ जब अंग्रेजी एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनी पहचान दोबारा मजबूत कर रही थी। उन्होंने लंदन के पास बोली जाने वाली अंग्रेजी को, जो ईस्ट मिडलैंड बोली से प्रभावित थी, अपनी रचनाओं के लिए चुना। और उनकी लोकप्रियता ने इस बोली को मानक अंग्रेजी बनने में बहुत मदद की। लेकिन उस वक्त तो कई तरह की अंग्रेजी बोली जाती होंगी, है ना, अलग अलग इलाकों में? हाँ, बिल्कुल। मध्य अंग्रेजी कोई एक भाषा नहीं थी, वो कई बोलियों का समूह थी। नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, वेस्ट सैक्सन, केंटिश। पुरानी अंग्रेजी का जो मानक रूप था, वेस्ट सैक्सन, वो नॉर्मन विजय के बाद अपना दबदबा खो बैठा, क्योंकि सत्ता का केंद्र ही बदल गया था। इसका एक नतीजा ये हुआ कि अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी-अपनी बोलियों में लिखने की आज़ादी बढ़ी, जिससे क्षेत्रीय साहित्य खूब फला फूला। और वो कौन से कारण थे जिनसे अंग्रेजी को दोबारा ऊपर आने में मदद मिली? राजनीतिक या सामाजिक कारण भी थे क्या? हाँ, कई कारण थे। जैसे 13वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड ने नॉर्मंडी खो दिया, जो फ्रांस में उनका इलाका था। इससे फ्रांसीसी भाषा से उनका सीधा जुड़ाव कम हुआ। फिर 100 वर्षीय युद्ध, जो 1338 से शुरू हुआ, उसने फ्रांस के खिलाफ एक राष्ट्रीय भावना जगाई और अंग्रेजी को बल मिला। स्कूलों में भी बदलाव आया। जॉन कॉनवल और रिचर्ड पेंक्रिक जैसे शिक्षकों ने 14वीं सदी के मध्य में फ्रेंच की जगह अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, स्कूलों में भी? हाँ, और 1362 में तो कानूनी अदालतों में भी अंग्रेजी का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। तो ये सब चीजें मिलकर अंग्रेजी के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर रही थी। तो ये सिर्फ अंग्रेजी और फ्रांसीसी की ही बात नहीं थी। लैटिन का क्या रोल था इस पूरे दौर में? वो भी तो चल रही होगी। अरे हाँ, लैटिन को तो भूल ही नहीं सकते। वो पूरे मध्य युग में चर्च की, शिक्षा की और सरकारी कामकाज की अंतर्राष्ट्रीय भाषा थी। जब तक एंग्लो फ्रेंच और फिर अंग्रेजी ने धीरे धीरे उसकी जगह नहीं ली, तब तक लैटिन का दबदबा बना रहा। इंग्लैंड में लैटिन में बहुत महत्वपूर्ण किताबें लिखी गईं, जैसे विलियम ऑफ माल्मसबरी के लिखे इतिहास और ख़ास तौर पर जेफरी ऑफ मॉनमाउथ की हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया। ये वो किताब है जिसने किंग आर्थर की कहानियों को पूरे यूरोप में मशहूर कर दिया। इसी से आर्थेरियन रोमांस का जो पूरा सिलसिला है वो शुरू हुआ। और वो साहित्य जो इंग्लैंड में ही फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया, जिसे हम एंग्लो फ्रेंच या एंग्लो नॉर्मन कहते हैं, उसका क्या महत्व था? वो भी काफी अहम था। उसमें धार्मिक और उपदेश देने वाली रचनाएं तो थी ही, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी कृतियां भी थीं जिनका अंग्रेजी साहित्य पर सीधा असर पड़ा। जैसे वेस नाम के एक लेखक ने जेफरी ऑफ मॉनमाउथ की लैटिन किताब का फ्रेंच में अनुवाद किया, जिसे रोमान दे ब्रूट कहते हैं। खास बात यह है कि वेस ने ही अपनी कहानी में पहली बार राउंड टेबल का जिक्र किया। अच्छा, राउंड टेबल वेस की देन है? हाँ, उनकी फ्रेंच रचना में। बाद में लेमन नाम के एक अंग्रेज कवि ने वेस की इसी फ्रेंच रचना का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो मध्य अंग्रेजी की एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है। इसी तरह मारी डी फ्रांस जैसी लेखिकाओं ने छोटी छोटी प्रेम कथाएं लिखी, जिन्हें ब्रेटन लेज कहते हैं। ये सब दिखाता है कि इंग्लैंड उस समय एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक साहित्यिक केंद्र था। मतलब कई भाषाएं और संस्कृतियां साथ साथ चल रही थीं। चलिए, आप जरा वापस अंग्रेजी कविता पर आते हैं। नॉर्मन विजय के ठीक बाद शुरुआती दौर कैसा था? क्या एंग्लो सैक्सन शैली के कुछ निशान बाकी थे भी, या सब बदल गया? नहीं, कुछ निशान बाकी थे, जैसे वर्सेस टू फ्रैगमेंट्स दिखाते हैं। लेकिन लोगों में चिंता भी थी कि अंग्रेजी भाषा कमजोर हो रही है। एक दिलचस्प उदाहरण है ओरम्युलम, लगभग 1200 के आसपास की रचना। ये एक बहुत लंबी धार्मिक कविता है, जिसमें लेखक ओरम ने एक बहुत ही नियमित, मतलब एकदम नपातुला मीटर और स्पेलिंग का इस्तेमाल करने की कोशिश की। शायद वो भाषा को एक अनुशासन देना चाहते थे। ये रचना फ्रांसीसी तुकबंदी के व्यापक प्रभाव से पहले की है। और फिर तुकबंदी वाली कविताएं आने लगी, धार्मिक कविताएं। हाँ, उपदेशात्मक कविताएं काफी लोकप्रिय हुई, जैसे पोएमा मोराले। और फिर आई कर्सर मुंडी, लगभग 1300 में, जो तुकबंदी में बाइबल और दुनिया का पूरा इतिहास सुनाती है। बहुत लंबी रचना है। इसी दौर में हमें थॉमस ऑफ हेल्स की लवरून जैसी शुरुआती धार्मिक प्रेम कविताएं भी मिलती हैं। लवरून में वो उबिसुंट वाली थीम है ना? जिसका मतलब है वो अब कहाँ है। ये क्या है? ये थीम इतनी कॉमन क्यों थी? हाँ, उबी संत मतलब वो कहाँ हैं। ये मध्ययुगीन साहित्य का एक बहुत आम और मार्मिक विषय है।
दुनिया की नश्वरता, मतलब हर चीज का खत्म हो जाना, गुजरे हुए वक्त और खोई हुई चीजों या लोगों पर अफसोस। लवरून पूछती है, कहाँ है पेरिस और हेलेन जो इतने सुंदर और चमकीले थे? ये एहसास कि सब कुछ क्षणभंगुर है उस युग के साहित्य में बार बार आता है। और नए छंद भी आ रहे थे, जैसे वो ऑक्टोसिलिबिक कपलेट, 8 मात्रा वाली तुकांत पंक्तियां। बिल्कुल, ये फ्रांसीसी प्रभाव का नतीजा था। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट बहुत लोकप्रिय हुआ, खासकर लंबी कथात्मक कविताओं और रोमांस में। इसका एक बेहतरीन शुरुआती उदाहरण है द आउल एंड द नाइटिंगेल, लगभग 1200 की। ये एक मजेदार बहस है, एक गंभीर उल्लू और एक गाने वाली बुलबुल के बीच, जो जीवन के अलग अलग मूल्यों पर तर्क करते हैं। ये कविता दिखाती है कि मध्य अंग्रेजी कितनी परिष्कृत और अभिव्यंजक हो सकती थी। तो अंग्रेजी कविता नए रास्ते तलाश रही थी, लेकिन आपने पहले उस एलिटरेटिव रिवाइवल का जिक्र किया था, पुरानी शैली की वापसी। वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है? वो इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि वो दिखाती है कि अंग्रेजी साहित्य सिर्फ फ्रांसीसी नकल नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी जड़ों से भी जुड़ा हुआ था और उन्हें नए तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। 14वीं सदी में इस शैली में जबरदस्त रचनाएं हुई। सबसे मशहूर हैं विलियम लैंगलैंड की पियर्स प्लोमैन, जो एक तरह की सामाजिक और धार्मिक आलोचना है, और बेशक वो गुमनाम कवि की सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट। सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट, हाँ, इसे तो अक्सर मध्य अंग्रेजी की सबसे बेहतरीन कविताओं में गिना जाता है। क्या खास बात थी इसमें? बिल्कुल सही। ये कविता कमाल की है क्योंकि ये पुरानी एंग्लो सैक्सन अनुप्रास शैली को लेती है और उसमें फ्रांसीसी दरबार के शिष्टाचार, रोमांच और नैतिक दुविधाओं को गूंथ देती है। ये दिखाती है कि अंग्रेजी कविता अब कितनी आत्मविश्वास से भरी और मौलिक हो चुकी थी। मतलब दोनों परंपराओं का बेहतरीन संगम था इसमें। ये तो हुई कविता की बात। इस सब के बीच गद्य यानी प्रोज का क्या हाल था? क्या नॉर्मन विजय के बाद अंग्रेजी में गद्य लिखना बिल्कुल बंद हो गया था? नहीं, बंद तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, उसका रूप जरूर बदला। जो एंग्लो सैक्सन काल की ऐतिहासिक गद्य लिखने की परंपरा थी, जैसे एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जो 1154 में बंद हो गई, वो कमजोर पड़ गई। उसकी जगह लैटिन ने ले ली, सरकारी रिकॉर्ड्स वगैरह में, लेकिन धार्मिक और उपदेशात्मक गद्य लिखने की परंपरा मजबूती से जारी रही। इसका एक शानदार उदाहरण है एंक्रिन रीवले या एंक्रिन विस। ये एकांतवासी नन बनने की इच्छुक महिलाओं के लिए एक गाइड बुक है, लेकिन ये इतनी खूबसूरती से लिखी गई है कि इसे मध्य अंग्रेजी गद्य का मास्टरपीस माना जाता है। इसी तरह 14वीं सदी में रिचर्ड रोल और वॉल्टर हिल्टन जैसे रहस्यवादी लेखकों ने भक्ति साहित्य को बहुत ऊंचाई दी, और जॉन वाइक्लिफ के अनुयायियों द्वारा किया गया बाइबल का अंग्रेजी अनुवाद, वो तो अंग्रेजी गद्य के विकास के लिए मील का पत्थर था, भले ही वो सीधा वाइक्लिफ ने न किया हो। ठीक है, तो गद्य भी चल रहा था, खासकर धार्मिक विषयों पर। अब आते हैं उस जॉनर पर जो इस काल में बहुत लोकप्रिय हुआ लगता है, रोमांस। ये वीर कविताओं से कैसे अलग थे? रोमांस, हाँ, ये मध्ययुग की ब्लॉकबस्टर कहानियां थी, कह सकते हैं। ये वीर महाकाव्य से अलग थी, जहां वीर कविताएं कबीले, भाग्य और अक्सर दुखद अंत पर फोकस करती थीं, वहीं रोमांस में व्यक्तिगत शूरवीरों के साहसिक कारनामे, शिष्टता यानी शिवलरी, जादू टोना और खासकर प्यार मोहब्बत पर जोर होता था। इनकी कहानियां अक्सर ज्यादा काल्पनिक और घुमावदार होती थी। और इनमें वो दरबारी प्रेम या कोटली लव का बड़ा जिक्र आता है। ये क्या चीज थी? सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है आज के जमाने में। हाँ, ये एक जटिल और अक्सर गलत समझी जाने वाली अवधारणा है। ये साहित्य में दिखाया जाने वाला एक खास तरह का प्यार था, जो अक्सर शादीशुदा महिलाओं और शूरवीरों के बीच होता था, क्योंकि शादियां अक्सर राजनीतिक या सामाजिक कारणों से होती थी, प्रेम के लिए नहीं। इसमें शूरवीर अपनी प्रेमिका की देवी की तरह पूजा करता था, उसकी सेवा में दुख उठाता था, और ये रिश्ता गुप्त रखा जाता था। गुप्त और विवाहितर। हाँ, अक्सर इस पर दक्षिणी फ्रांस के थ्रोआबुडोर कवियों और वर्जिन मैरी की भक्ति का असर था। ये समझना जरूरी है कि ये एक साहित्यिक आदर्श था, एक कन्वेंशन था। असल जिंदगी शायद इससे काफी अलग रही होगी। अच्छा, तो ये रोमांस कहानियां किस तरह की होती थी? क्या इनके कोई खास विषय थे? आपने मैटर्स का जिक्र किया था। हाँ, मध्य युग के लेखकों ने खुद इन्हें 3 मुख्य मैटर्स यानी विषयों में बांटा था। जीन बॉडेल नाम के एक लेखक ने ये किया था। पहला, फ्रांस का मैटर। ये सम्राट शार्लमन और उसके योद्धाओं जैसे रोलैंड की कहानियों से जुड़ा था।
इंग्लैंड में भी इन पर आधारित रोमांस लिखे गए, जैसे ऑटवेल या सर फेरम्ब्रस। दूसरा, ब्रिटेन का मैटर। ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ, खासकर इंग्लैंड में। ये किंग आर्थर और राउंड टेबल के शूरवीरों की कहानियों का खजाना था। जेफरी ऑफ मोनमाउथ से शुरू होकर ये कहानियां फ्रांस गईं, वहां क्रिस्टियन de Troyes जैसे कवियों ने इन्हें और विकसित किया, और फिर ये वापस इंग्लैंड आई। सर गैवेन जैसी रचनाएं इसी का हिस्सा हैं। और तीसरा, रोम द ग्रेट का मैटर। ये प्राचीन ग्रीस और रोम की कहानियों पर आधारित था, जैसे ट्रॉय का युद्ध, सिकंदर महान की कहानियां, थीब्स की कहानी। चौसर की नाइट की कहानी इसी मैटर से है। क्या कुछ ऐसी रोमांस कथाएं भी थीं जो खास अंग्रेजी नायकों या कहानियों पर आधारित थीं? मतलब लोकल हीरोज की? हाँ, बिल्कुल। उन्हें अक्सर इंग्लैंड का मैटर कहा जाता है। ये अंग्रेजी लोक कथाओं या स्थानीय नायकों पर आधारित थीं, जिनकी जड़ें शायद वाइकिंग युग तक जाती थीं, जैसे किंग हॉर्न या हैवलॉक द डेन। इनकी शैली अक्सर फ्रांसीसी रोमांस से थोड़ी अलग होती थी, ज्यादा सीधी-सादी, एक्शन से भरपूर और कम दरबारी तामझाम वाली। ये शायद आम जनता में ज्यादा लोकप्रिय थी। तो कुल मिलाकर फ्रांसीसी रोमांस के मुकाबले ये अंग्रेजी रोमांस कैसे थे? क्या वो सिर्फ नकल थे या उनमें कुछ अपनापन भी था? क्वालिटी कैसी थी? शुरुआत में कई अंग्रेजी रोमांस फ्रांसीसी कहानियों के सरल अनुवाद या रूपांतरण थे, और शायद उतने परिष्कृत नहीं थे, मतलब उनमें उतनी बारीकी नहीं थी। लेकिन धीरे-धीरे अंग्रेजी लेखक आत्मविश्वास हासिल करते गए। उन्होंने फ्रांसीसी रूपों को अपनाया, लेकिन उनमें अपना रंग भी भरा, अपनी ऑडियंस के हिसाब से बदलाव किए। सर गैविन जैसी रचनाएं दिखाती हैं कि अंग्रेजी रोमांस अपने आप में कितना मौलिक और कलात्मक हो सकता था। ये एक सीखने और विकसित होने की प्रक्रिया थी। इसमें वक्त लगा। के बाद मरा नहीं, बल्कि एक तरह से कायाकल्प करके उभरा, एक नई शक्ल में। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही गतिशील विकास था। अंग्रेजी भाषा और साहित्य ने बाहरी प्रभावों, खासकर फ्रांसीसी, को सोखा, उनको अपने अंदर जज्ब किया, लेकिन अपनी एंग्लो सैक्सन जड़ों को भी मजबूती से पकड़े रखा, यहां तक कि उन्हें पुनर्जीवित भी किया, जैसा हमने ऑलिटरेटिव रिवाइवल में देखा। ये भाषा और शैलियों के मिश्रण और प्रयोग का एक जबरदस्त दौर था। और इसी उथल-पुथल और रचनात्मक ऊर्जा ने, इसी मिक्सिंग ने चौसर जैसे महान लेखक और उसके बाद के पूरे अंग्रेजी साहित्य के लिए मंच तैयार किया। एकदम। इस सांस्कृतिक घालमेल से जो विविधता और समृद्धि पैदा हुई, वो कमाल की है। ये दौर हमें दिखाता है कि कैसे एक भाषा और उसका साहित्य दबावों के बावजूद जिंदा रह सकता है, खुद को बदल सकता है, अनुकूलन कर सकता है, और अंततः अलग-अलग धागों को मिलाकर एक खूबसूरत नई चादर बुन सकता है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर 666 में नॉर्मन विजय हुई ही ना होती, तो अंग्रेजी साहित्य का रास्ता कितना अलग होता, आज वो कैसा होता? या ये सोचिए, अगर 14वीं सदी में चौसर की तुकबंदी वाली कविता के बजाय वो पुरानी अनुप्रास वाली शैली ही मुख्य धारा बन जाती, तो अंग्रेजी पोइट्री का अंदाज कितना अलग होता आज। सोचने वाली बात है ना?